गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो चैप्टर नंबर 8 है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिड्यूस किया है, उसके बाद उसमें ये चैप्टर है आपका प्लान डेवलपमेंट। योजना आयोग वाले चैप्टर में मैंने आपको करवा दिया है और उसमें आपने पढ़ा था कि भारत में जो विकास हुआ है वो योजनाओं के द्वारा किया गया। योजना आयोग उसका जो है योजनाओं को बनाता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। जैसे हमारे यहाँ जो पहले प्लानिंग कमीशन था वो नेहरू जी के टाइम में एस्टेब्लिश किया गया था और वो सोशलिस्ट पैटर्न को लेकर डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ पर शुरू किया गया था। बट 21st सेंचुरी में आज जो ग्लोबलाइजेशन का युग है और जिस तरह की अप्रोच चाहिए, तेजी से जो बदलाव आ रहे हैं हर एस्पेक्ट में, उसमें योजना आयोग का जो कार्य था वो पूरी तरह से सही नहीं बैठ रहा था। इसलिए मोदी जी ने इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह जो बनाया है उसका नाम है नीति आयोग। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त को जो उनके अनुसार पीएम बनने पे फर्स्ट थी, उस पे स्पीच दी थी और उस स्पीच पे उन्होंने ये कहा था कि मैं योजना आयोग को यही खत्म कर रहा हूं और उसकी जगह नीति आयोग को जो है स्थापित करने जा रहा हूं। ये डिक्लेरेशन थी जो फॉर्मली नीति आयोग की स्थापना की गई है। वो ये लिखा हुआ नीति आयोग वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, 1 मार्क में आता है, ऑन 1 जनवरी 2015 को। मतलब जो मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच डिलीवर की थी उसमें तो उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन विधिवत जो इसकी स्थापना की गई है ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वो 2015 में की गई थी। अब ये जो नीति आयोग है NITI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या फुल फॉर्म है इसका? ये मैंने लिख रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये वो संस्था है जो भारत का जो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, बदलाव जो आ रहा है तेजी से, वो उसको देखते हुए जो है काम करेगी। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पर जो पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी कौन सी? हमारे देश के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वो मैं भी आपको कराऊंगी। उन उद्देश्यों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें उनको टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करवाना उनका मुख्य कार्य होता है। इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। सोच समझना, विचारना, आगे के लिए कार्य करना, मतलब हमारी इंडिया को और अधिक प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये कार्य करता है। अब इसके बाद इसमें कहा जाता है कि इसके मेन ऑब्जेक्ट, ये उद्देश्य क्या थे इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे नीति आयोग को, कि पहला इसमें है कि इसमें राज्यों की भागीदारी पूरी मतलब बराबरी के आधार पर की जाती है, यानी कि विकास के लिए एक विजन योजना बनाना राज्यों और केंद्र के द्वारा। सेकंड इसका है कि एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सतत आधार पर राज्यों के सहयोग से सहकारी संवाद को प्रोत्साहित करना। मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन कब बनेगा? अगर आपके अंदर डिस्प्यूट्स हैं तो वो फैमिली है या वो घर है या वो संस्था है, वो कभी भी मतलब प्रोग्रेस क्यों नहीं जा सकती। तो जैसे भारत देश है, इसका अगर विकास करना है तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तो उसके लिए भी ये एक कार्य करती है, पर किसमें? फेडरलिज्म बेस पर।
सहयोग के आधार पर, संघवाद की विचारधारा के आधार पर करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाना जिससे देश का विकास हो सके। जैसे भी आपने देखा है कि देश के राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी आर्थिक, सामाजिक और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी में मोदी जी काम कर रहे हैं। एक और भी है हमारा सिक्योरिटी, उसमें भी डिफेंस या रक्षा के समय में संदर्भ में भी मोदी जी काफी काम कर रहे हैं। विदेशों में जा रहे हैं, कहीं संधि समझौता करके आ रहे हैं, कहीं आर्थिक संधि कर रहे हैं, कहीं सांस्कृतिक कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो ट्रीटीज और पैक्ट किए जाते हैं और वो देश के विकास के लिए ही किए जाते हैं। तो अभी आपने देखा होगा काफी रक्षा सौदे हुए हैं और अभी 2 दिन पहले ही मतलब चल तो बहुत दिन से रहा था, लेकिन अभी रक्षा सौदा हमारा फ्रांस के साथ हुआ है और फ्रांस ने हमें रफाल जो है दिया है और वो कुछ दिनों में ही इंडिया में आ जाएगा और काम भी करेगा। उसको जल्दी मंगवाया गया और उसको बहुत जल्दी हमारे जो पायलट्स हैं, इसके फाइटर पायलट्स हैं, उनको इसके लिए ट्रेन भी किया जा सकता है, क्योंकि चाइना का जो है अटैक हो सकता है या चाइना तैयार है, इसलिए हम भी उसके लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये क्या है कि नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके लिए जरूरी है कि हमें आर्थिक रणनीतियां भी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी, मतलब डिफेंस पे भी उतना ही हमें खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पहले ग्राम स्तर पर, उसके बाद सरकार के उच्च स्तर पर योजनाओं को बनाना और उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना। मतलब इसमें ये लोग बॉटम अप अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। नीचे का जो है सबसे पहले ग्राम सभा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, स्टेट लेवल आ जाता है, देन नेशन लेवल पे आ जाता है। तो नीचे की सीढ़ी से विकास करते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है। तो ये 4 इनके मेन जो है उद्देश्य रहे हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि इसको लागू करने के पीछे क्या करना, काफी बहस हुई थी कि योजना आयोग को खत्म करके इसको क्यों लागू किया गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के लिए करना जरूरी है। और जैसा कि पहले भी योजना आयोग में जो उसका अध्यक्ष होता था वो हमेशा प्रधानमंत्री होता था, क्योंकि प्रधानमंत्री ही हमारी पॉलिसी का जो है पॉलिसी मेकर है और नेशन से रिलेटेड सारी काम वही करता है। तो इसलिए इसमें भी जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहता है। तो अभी हमारे जो फिलहाल हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो इस समय बने हुए नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन जो पहले थे, जो पहले बनाए गए थे, अभी तो हमारे यहाँ राजीव कुमार है करंट तो, लेकिन उस समय जो थे वो अरविंद पनगारिया थे। और इसके बाद इसका और भी कई तरह के मेंबर्स हैं, जैसे फुल टाइम मेंबर्स जो है 4 रहते हैं और वो समय समय पे चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में पार्ट टाइम मेंबर्स 2 हैं, जो कभी 2 कभी 3 बन जाते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो है पूर्णकालीन फुल टाइम मेंबर्स जो है श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी.के. पॉल, ये सारे रहे हैं। और पदेन सदस्य के रूप में श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो इसकी मेंबर है। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि किसान कल्याण मंत्री, और इसके अलावा पंचायत राज मंत्री भी हैं। तो ये हमारे सारे पदेन सदस्य रहे। इसके अलावा कुछ और भी सदस्य इसमें शामिल किए गए जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।
ये मैं बता दूं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है उनको, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये कौन कौन से ये भी बताती हूँ। ये सारे प्रधानमंत्री ही इनको नियुक्त करता है। अब कुछ ऐसे और भी मेंबर हैं जो कि हमेशा अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं और वो नीति आयोग के लिए कार्य करते रहते हैं, डिफरेंट योजनाएं बनाना, जैसे कि उससे भारत का जो है डेवलपमेंट तेजी से हो। सीईओ अमिताभ कांत जो है बनाए गए हैं सीईओ। उसके बाद में सेक्रेटरी जो है वो आरपी गुप्ता, स्पेशल सेक्रेटरी है श्री राजनाथ राम, ये एडवाइजरी हैं किसके, एनर्जी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए। और श्री मनोज कुमार उपाध्याय, सीनियर रिसर्च ऑफिसर। और उसके बाद प्राची गुप्ता, वो कंसल्टेंट है। तो और भी सदस्य हैं इसके जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स के हैं, जिनको अपने अपने उसमें माहिरत हासिल है या स्पेशलाइजेशन है, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अब उसके बाद ये आ जाता है कि पहले ये लिखा हुआ है गवर्निंग काउंसिल। पहले हमारे यहाँ इसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके अंदर उसको रिप्लेस करके गवर्निंग काउंसिल जो है बनाई गई है। और इसके जो मेंबर्स है वो है सीएम ऑफ द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके सीएम होंगे, और हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के मेंबर गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे। ये तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर और क्या इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स थे वो बताए गए। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि योजना आयोग को खत्म करके इसको बनाया गया, तो दोनों में क्या जो है मुख्य रूप से डिफरेंस रहे हैं। सबसे पहले योजना आयोग में वित्त का आवंटन जो है किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के दिया जाता है, जबकि योजना आयोग में ऐसा फंडिंग देने का कोई भी सिस्टम नहीं था। इसके अलावा इसमें नीति आयोग एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है, और ये जो योजना आयोग थी ये कार्यकारी, मतलब खुद ही उनको इम्प्लीमेंट करती थी। नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर 2 हैं, जबकि योजना आयोग में फुल टाइम मेंबर्स जो है 8 हुआ करते थे। इसके अलावा इसमें नीति आयोग में जो है पार्ट टाइम मेंबर्स की संख्या समय के अनुसार बदलती रहती है, अंशकालीन जिसको कहते हैं होती है, लेकिन जो योजना आयोग थी उसमें ऐसा अंशकालीन मेंबर्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था। नीति आयोग में राज्य सरकारों की अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका, एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टेट गवर्नमेंट्स का, लेकिन योजना आयोग में स्टेट केवल जो मीटिंग्स होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बाकी कार्यों में उनका बहुत ज्यादा उनसे न तो राय ली जाती थी न उनको इन्वॉल्व किया जाता था। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो नीति आयोग है वो स्टेट को पूर्ण महत्व देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीति आयोग एस्टेब्लिश विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म by the fostering the involvement of the state government and of India in the economic policy making process using a bottom up approach। इसके द्वारा वो विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें से मैं सोचती हूँ कि 1 नंबर के तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या साथ में 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। इसके साथ ही ये टॉपिक सब टॉपिक जो था वो खत्म हो गया है। थैंक यू।